हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी बच्चों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों के इस प्यारे से चैनल मृत्युंजय क्लासेस औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस साल होने वाले 12 बोर्ड के साइंस फैकल्टी के बच्चों के लिए काफी ज्यादा होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लाए गए हैं वो भी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और इन सारे क्वेश्चंस का यहां सटीक आंसर प्रोवाइड किया गया है ताकि आपका एग्जाम की तैयारी काफी बेहतर होती रहे और आप सटीक आंसर लिख पाएं। तो आज के इस वीडियो में जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो वीडियो का सीरीज नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? बोलिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो चलिए अध्यारोपण का सिद्धांत किसको बोलते हैं। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं कि किसी एक आवेश पर किसी अन्य अनेक आवेशों के द्वारा, किसी वर्ड काट दीजिए, अन्य अनेक आवेशों के द्वारा लगाए गए परिणामी वैद्युत बल सभी आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और किसी भी आवेश के द्वारा उस आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है बच्चे लोग, तो आइए देखिए ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, मैं यहाँ पे समझाते हुए इसके आंसर को मैं और जो डिफिनेशन उसको मैं पढ़ूंगा। तो देखिए, अगर कोई एक आवेश है, ठीक है, और इस आवेश पर ढेर सारे आवेश बल लगा रहे हैं, एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, ये ढेर सारे आवेश यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे के सारे आवेश इस दिए गए आवेश पर विद्युत बल लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इधर देखिए, तो Q1, Q2, Q3, Q4 ढेर सारे आवेश हैं और ये एक आवेश पर बल लगा रहे हैं। तो इस यहाँ पर जितने भी आवेश हैं सभी के द्वारा लगाया गया इस आवेश पे बल जो होगा, परिणामी वैद्युत बल का मान इन सभी आवेशों के द्वारा इस दिए गए आवेश पर लगाया गया परिणामी वैद्युत बल का मान इन सभी आवेश के द्वारा स्वतंत्र रूप से लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि ये Q1 आवेश इस पे बल लगा रहा है, Q2 आवेश भी इस पे बल लगाएगा, Q3 भी इस पे बल लगाएगा, Q4 भी इस पे वैद्युत बल लगाएगा। तो इस आवेश पे जो कुल यानी परिणामी वैद्युत बल होगा इन सभी बलों के, जैसे मान लो Q1 F1 बल लगाता है, ये Q2 F2 बल लगा रहा है और ये F3 बल लगा रहा है, ये F4 बल लगा रहा है। तो इस आवेश पर बाकी सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला परिणामी वैद्युत बल इन सभी आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूं कि कोई भी एक आवेश के द्वारा इस पे लगने वाला वैद्युत बल बाकी अन्य आवेशों के उपस्थिति से
या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। बात समझ गए? फिर से एक बार मैं बोलता रहूं कि कोई एक आवेश दिया हुआ है और इस आवेश पर अन्य अनेक आवेशों के द्वारा लगने वाले कुल विद्युत बल यानी परिणामी विद्युत बल, इन सभी आवेशों के द्वारा सिंगल रूप से, सिंगल मतलब अकेला अकेला, ठीक है, इन सभी आवेशों के द्वारा अकेले यानी स्वतंत्र रूप से लगे हुए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है और किसी भी एक आवेश के द्वारा इस दिए गए आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, आज का सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का, विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है, आंसर लिखना है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए बात को समझिएगा, ये आपको डिफिनेशन लिखना है बच्चे लोग, और इसको आप इसके नीचे समझिएगा कैसे, तो समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर बनाता हूं। ठीक है, देखो जैसे ये कोई आवेश रखा हुआ है और ये आवेश किसी दूसरे आवेश को कहां तक बल लगा सकता है। अगर इस आवेश के बगल में नजदीक में कोई दूसरा आवेश रखा जाए, ठीक है, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू यानी धनात्मक या ऋणात्मक आवेश रखा जाए, तो ये आवेश उस पर कितना दूरी तक बल लगाएगा। तो आपका आंसर होगा बच्चे लोग कि सर ये उतने दूरी तक बल लगाएगा जहां तक इसका प्रभाव है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये आवेश जो है इस आवेश पर तब तक बल लगाएगा जब इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा हो? नहीं बोल सकते। ये आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और ये दूसरा आवेश इससे करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर हो जाए, 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो जाए, 100 किलोमीटर की दूरी पर हो जाए, तो क्या ये आवेश इस पर बल लगा पाएगा? तो आंसर होगा कि सर नहीं लगा पाएगा। कोई भी आवेश अपना बल लगाता है किसी दूसरे आवेश पर तो एक निश्चित क्षेत्र में ही लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी भी आवेश के, जैसे मान लीजिए ये आवेश है और ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाया और इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी दूसरा आवेश अगर आएगा तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा। तो इसलिए डिफिनेशन क्या हुआ बच्चा कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चे लोग? चलिए, तो आज का अच्छा एक बात, विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये डिफिनेशन लिख करके आप एकदम कोई सिंपल सा फिगर बना देंगे कि विद्युत क्षेत्र जो है वो धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो एक फिगर आप लोग जरूर ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, विद्युत क्षेत्र। ये धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है और इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में पूछे गए हैं और ढेर सारे बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो चलिए किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उस बिंदु पर रखे गए प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि होता है, यह एक सदिश राशि होता है। इसे ई वेक्टर से, चूंकि अब सदिश है तो वेक्टर से, इसे ई वेक्टर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तथा इसके लिए जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं बच्चे लोग, वो फार्मूला है E इक्वल टू F/Q। ठीक है, अब चलो यहां से आपको ये लिखने हैं कि आखिर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे बच्चे लोग, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र, बल का क्या होगा, न्यूटन होगा, आवेश का क्या होगा, कूलम होगा। इसी को बोलते हैं न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, इसका एक अन्य एसआई मात्रक आप लोग लिख सकते हैं, इसका एक अन्य एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है बच्चे लोग, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो इतना डिफिनेशन आपको लिखना है, 2 मार्क्स के लिए काफी सटीक जवाब है ये। तो बात रही अब मैं इसे समझाने का। ठीक है, तो देखिए मैं इसको समझा रहा हूं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर एक प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रखा गया है। कौन सा आवेश रखा गया है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रखा गया है। तो इस प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर ये जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना बल लगाता है। बात समझ में आया, नहीं समझे, फिर से देख लो। यहां पर किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि अगर उस बिंदु पर कोई प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रखा जाए तो इस परीक्षण आवेश पर ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके कारण वो कितना विद्युत बल आरोपित कर रहा है। यानी आप बोल सकते हैं कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र जितना बल लगा दे वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सब वो जो होता है सदिश राशि होता है और इसका एसआई मात्रक देख लिए न्यूटन पर कूलम होता है। अगर विद्युत क्षेत्र का एक और एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ये बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये कैसे होता है आप जब भी जानते हैं, E बराबर माइनस dV/dx होता है, जहां V क्या है, विभव, तो विभव का होता है मीटर और dx का क्या हो जाएगा, सॉरी विभव का क्या हो जाएगा, वोल्ट, और ये हो जाएगा मीटर। क्या लिखेंगे, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए इसको आपको न्यूटन पर कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 4 वो है इस तरीके से। विद्युत क्षेत्र पढ़ लिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी हम लोग जान गए बच्चे लोग। अब जानना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। जी हाँ, आपको पूछता है बहुत सारे एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, क्वेश्चन नंबर जो 4, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। ठीक है, तो आइए इसका सिंपली आपको डिफिनेशन लिखना है बच्चे लोग कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, या एक और डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि यदि कोई अकेला धन आवेश, कोई अकेला प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश
गति करने के लिए स्वतंत्र हो, गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस पथ से होकर वह किसी विद्युत क्षेत्र में गति करता है, उस पथ को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ठीक है बच्चे लोग, इन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है, इन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे लोग, आइए मैं समझा रहा हूं, ये आपको लैंग्वेज लिख देना है। तो बच्चे लोग सवाल है मेरे पास कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आखिर होती क्या हैं। तो देखिए, किसी भी आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, उन विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये तो आपका पहला डिफिनेशन हुआ। दूसरा डिफिनेशन जो है वो क्या है, ये आपको समझना है कि यदि कोई अकेला प्रत्येकांक परिच्छन धनावेश, इसको अच्छे से समझना बच्चे लोग, यदि कोई अकेला प्रत्येकांक परिच्छन धनावेश अगर गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस पथ से होकर, जिस रास्ते से होकर वह किसी विद्युत क्षेत्र में गति करता है, उस पथ को ही, उस रास्ते को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। जैसे बात समझिए, यहां पे एक आवेश है और इस आवेश के द्वारा यहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब हमें देखना है कि इस विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह की होंगी। तो मैंने क्या बताया कि इसमें कोई भी परिच्छन धन आवेश को रख करके उसे गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और जिस कोई भी अकेला धनावेश को, सूक्ष्म धनावेश को, प्रत्येकांक परिच्छन धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में आप रख के स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और जिस रास्ते से होकर के वह गति करेगा वो रास्ता ही विद्युत क्षेत्र रेखा होगा। तो चलिए, किसको छोड़ना है स्वतंत्र रूप से? कोई भी प्रत्येकांक परिच्छन धनावेश को। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे परिच्छन धनावेश रख दो, इस बिंदु पे रखे। तो बताओ, ये परिच्छन धनावेश को ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करने के वजह से ये किस दिशा में आवेश चला जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और प्लस की वजह से यहाँ रखेंगे तो ये इसको धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। विद्युत क्षेत्र कैसे? ये आवेश उस दिशा में चला जाएगा और वही क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाएगा। अगर इस आवेश को मैं यहाँ पे रखूं तो ये आवेश बच्चे लोग इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और दिशा क्या होगी? इस दिशा में होगी। तो ये रास्ता, जिस रास्ते से होकर आवेश जाएगा वही रास्ता क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे रख दूं, अगर इसको मैं यहाँ पे रख दूं, तो ये क्या होंगे? प्रतिकर्षित होकर इस तरह जाएगा, ये प्रतिकर्षित होकर इस तरह आएगा। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगे किस प्रकार हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोला गया? ये डिफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई भी विद्युत आवेश जो कि सूक्ष्म आवेश हो, धनात्मक आवेश हो, तो किसी भी सूक्ष्म धन आवेश यानी प्रति एकांक परिच्छन धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो वह जिस रास्ते से होकर गति करता है उस रास्ते को ही, उस पथ को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5, जो ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या क्या गुण हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखें। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखें। प्रमुख गुणों को लिखें।
तो चलिए बच्चे लोग देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऐसे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछता है, तो इसमें आपको मिनिमम जो है 2 प्रॉपर्टी लिखने होते हैं, 2 ही काफी प्रॉपर्टी होते हैं। बट आप देख लीजिए, आप चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं, बट 3 से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो आइए कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो मैं बताता हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो प्रमुख गुण है वो इस प्रकार है, और पहला आप लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन ध्रुव से शुरू होती हैं तथा ऋण ध्रुव पर समाप्त होती हैं, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी आप लिख देंगे। दूसरा प्रॉपर्टी लिख दीजिए कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास होना, मतलब नजदीक होना पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र को, तथा दूर होना दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है, नहीं बनाती हैं। और ये गुण लिख दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ठीक है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करें। तो चलिए आइए समझते हैं बच्चे लोग कि विद्युत क्षेत्र रेखा के प्रमुख गुण क्या क्या है। सबसे पहला गुण है आपका कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन ध्रुव से निकलती हैं और ऋण ध्रुव पे समाप्त होती हैं। मेरा कहने का मतलब है बच्चे लोग कि जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे वो हमेशा धन ध्रुव से निकलेंगे और कहाँ पे समाप्त होंगे, ऋण ध्रुव पे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन ध्रुव से निकलती हैं और ऋण ध्रुव पे समाप्त होती हैं। तो इस तरह से जो भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो धन ध्रुव से निकलते हैं और ऋण ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा गुण आपको लिखता है कि याद रखिए विद्युत क्षेत्र रेखा अगर किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र को तथा दूर होना दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि देखिए ये जगह को देखिए, आप इस जगह को देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, एक दूसरे के नजदीक है, पास है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ गई है। तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दूरी बढ़ जाती है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां दूर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं
नजदीक नजदीक होती है, पास पास होती है, वहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चे लोग। ठीक है, तो थर्ड आप देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। बच्चे लोग इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अब यहाँ पे देखना कि सर आपको फिगर ऐसे बनाया, नहीं, फिगर में कभी भी ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए बच्चे लोग। ठीक है, ये गुण है, ये प्रॉपर्टी है इनका। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। मतलब बंद लूप कहने का मतलब कि इस तरह का विद्युत क्षेत्र रेखा जो है कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगा। मतलब धन ध्रुव से निकल रहा है और ऋण ध्रुव पे समाप्त हो रहा है, ऋण से फिर वापस धन ध्रुव की ओर नहीं आएगा। ठीक है, यानी बंद लूप जो है एक पूरा चक्कर कभी नहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है बच्चे लोग। ये बता रहा है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दिया हुआ है, और इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दिया हुआ है और किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दे तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताता है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग कि विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी पढ़ लिए। एक सवाल पूछे जाते हैं काफी ज्यादा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये पूछा जाता है कि आखिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्यों। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो इसका कुछ तो रीजन होगा। तो वही पूछ रहा है कि आखिर क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो आंसर पहले आप लिख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं करती है, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेंगे, दो दिशाओं को निरूपित करेंगी जो कि असंभव है। ये आपका डिफिनेशन हो गया बच्चे लोग। अब बात है इसको समझना। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, आइए समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखा किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र रेखा, ये है, ये पहला विद्युत क्षेत्र रेखा हुआ, ये दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दोनों कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो ये वाला क्या हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। मान लीजिए इसका नाम हम पी देते हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हुआ या कटान बिंदु कह लीजिए। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इन
काटेंगे एक दूसरे को, तो ये जो कटान बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे? तो एक स्पर्श रेखा इस पे आप खींच सकते हैं इस दिशा में, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा इस पे आप खींच सकते हैं इस दिशा में, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी। ठीक है, यहां पर बताएंगे कि ये P बिंदु पर ये बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और ये स्पर्श रेखा बता रहा है कि नहीं, P बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो बताइए कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो दो दिशाएं संभव हो सकती हैं? आपका ही जवाब होगा कि नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दैट्स पॉइंट आपको बोलना है कि यही वजह है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। हमेशा आपसे ये पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करें, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करें। तो देख लीजिए, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। तो विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं? ठीक है, तो ये तो पता होगा कि ये जो है ना प्लस और माइनस आवेश जो होते हैं उनको कुछ डिस्टेंस पे, दूरी पर रखते हैं तो विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, इसका डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है, सिर्फ फिगर बनाने के लिए पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो इसके लिए आप ये बात को याद रखिएगा, मैंने बताया है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में बच्चे लोग, अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में आप अकेला परीक्षण धन आवेश को, यानी परिधि एकांक परीक्षण धन आवेश को अगर गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो जिस रास्ते से होकर वह गति करेगा उसी रास्ते को विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। फिर से सुनिए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रत्येकांक परीक्षण आवेश को गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो जिस रास्ते से होकर वह गति करेगा उसी रास्ते को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाना बिल्कुल ही आसान सवाल है। अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करो, देखो हम क्या कर दिए, देखिए प्रत्येकांक परीक्षण आवेश को हम यहाँ पे रख के देख लो। ठीक है ना, रखते हैं, आप भी ऐसा सोचो। ठीक है, अब बताओ ये जो आवेश है प्रत्येकांक परीक्षण आवेश, ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये धन आवेश जो है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का देगा। ठीक है ना, और ये जो माइनस है, सपोज कर लो, जैसे देखो मैं इसे यहां पे रख के दिखा रहा हूं, काफी जल्दी समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए ये प्लस आवेश है और यहां पर भी क्या रखा गया है, परीक्षण आवेश, सूक्ष्म आवेश जो कि धन आवेश है, प्रत्येकांक परीक्षण आवेश रखा गया। अब बताओ ये आवेश इस आवेश को कैसे करेगा, ये इस दिशा में धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये इधर से धक्का दे रहा है, लेकिन ये जो माइनस आवेश है ये भी तो है, ये क्या करेगा, ये प्लस आवेश को अपने तरफ खींच लेगा। ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको खींचेगा। तो बताओ ये जो रेखा है, क्या ये सीधे जाएगा? नहीं ना, ये अगर ये अकेले होता तो बिल्कुल सीधा जा रहा था, लेकिन ये धक्का दे रहा इधर और ये इसको इधर खींच लिया, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, तिरछा मुड़ करके कहां पे चला जाएगा, तिरछा मुड़ करके ऋण आवेश के पास चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये आवेश बिल्कुल सीधा न जा करके कैसे चले जाएंगे, गति करके इस दिशा में चले जाएंगे। अगर कोई आवेश को आप यहां पे रख के देख लो, ये आवेश, तो बताइए ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, सीधा धक्का देता। अगर अकेले होता तब, ये आवेश अगर नहीं रहता तो ये क्या करता, इसको सीधा धक्का देता। लेकिन अब भाई अकेले तो है नहीं, इसके साथ बगल में माइनस आवेश भी है, तो ये इसको धक्का दे रहा है और माइनस इसको अपने तरफ खींचेगा। तो इसलिए रेखा कैसे मुड़ जाएगा,
इस दिशा में मुड़ जाएगा। तो देख रहे हैं ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे, ठीक है, इस तरह से आ गया। कोई भी परीक्षण आवेश को आप वहां पे रख के छोड़ दीजिए और जिस दिशा में वो गति करेगा वही रास्ता, वही पथ उसका विद्युत क्षेत्र रेखा होगा। जैसे यहाँ पर और आप रख के छोड़ दीजिए, जैसे प्लस क्यू आवेश को आप क्या करो, यहाँ पे रख के छोड़ो, ये क्या करेगा, ये प्लस, अगर ये माइनस नहीं होता, सिर्फ ये आवेश होता, तो सोचो, प्रेम से सोचो बच्चे लोग, ये क्या होता है, बिल्कुल सीधा चला जाता। लेकिन अकेले रहता तब तो ठीक है, ये आवेश कैसे गति करता, इसका रास्ता क्या होता, सीधा। लेकिन अब माइनस भी है, तो ये जा रहा था सीधा, अब माइनस आ गया। अरे बोलेगा अरे तुम उधर किधर जा रहे हो, इधर भी फोर्स लगाएगा, ये बल लगाएगा अपने तरफ, तो ये क्या होगा, ये सीधा न जाकर के इसका रास्ता मुड़ जाएगा और मुड़ करके जाके ये प्लस आवेश माइनस के पास सट जाएगा। तो रास्ता क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसा होगा तो इस प्रकार बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर ऐसे रहता तो इस तरीके से, मतलब दो लाइन, एक लाइन बना लीजिए, बाकी सब उसी प्रकार से ऐसे ऐसे आपको खींच देना है। ठीक है ना। चलिए, अगर मान लेते हैं कोई प्लस आवेश आप यहाँ रखिएगा तब तो क्या होता, सर ये प्लस इसको धक्का देता इस डायरेक्शन में और ये माइनस इसको खींच लेता, तो क्या हो जाता, प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र का ये तरह होती। अगर प्लस को यहाँ रखते तो क्या होता, ये प्लस इसको धक्का दे देता, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या हो जाता, इस तरफ हो जाता है। अगर कोई परीक्षण आवेश को आप यहाँ रख के देखते तब क्या होता है, ये माइनस ये प्लस को अपने तरफ खींचेगा, तो इसका रास्ता क्या होगा, सीधा इस तरफ, यानी ये ऐसे गति करते हुए इधर आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएंगी, इस दिशा में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आप रख के देखते हैं तो क्या होगा, तो बताओ, ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस को ऐसे सीधे धक्का देगा, लेकिन ये माइनस भी है तो माइनस अपने तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ करके ऐसे गोल गोल घूमते हुए माइनस के पास आ जाएगा। बात आप समझ रहे होंगे बच्चे लोग अच्छे से, इसको समझना ही है। ठीक है, समझ गए तो बनाना बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुड़ करके इस दिशा में चला जाएगा और ऐसे आकर के यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, मिल जाएगा। अगर कोई परीक्षण धनावेश को यहाँ पर रख लो, अब स्वयं सीखो, खुद से सीखो। क्या करेंगे, ये प्लस अगर अकेले होता तो क्या करता, इसको सीधा धक्का देता, लेकिन अकेले तो है नहीं, ये सीधा धक्का दे रहा है, साथ में ये माइनस है, माइनस बोलेगा चलो उधर किधर जा रहा है, अरे इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस दिशा में ऐसे मुड़ जाएगा और मुड़ करके इसका रास्ता कैसे होगा, ऐसे। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगा, इस तरफ से हो गया और ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाके इंटर कर जाएगा। ठीक है, बस ये डायग्राम हुआ। और भी बनाना चाहते हैं तो आप जान गए, तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में आकर के, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार होती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि सर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोग जान गए, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव जब पूछेगा बच्चे लोग, तो आपको लिखना है कि विद्युत द्विध्रुव, नाम से सोचिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आपको लिखना है बच्चे कि जब दो समान परिमाण के विजातीय, क्या लिखा है मैंने, विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। जब दो समान परिमाण के विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प माने बहुत थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, तो इस व्यवस्था को, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके नीचे क्या करेंगे आप, फिगर बना देंगे। ये क्या है, प्लस आवेश है, ये क्या है, माइनस आवेश, दो विजातीय आवेश है। ठीक है ना, और ये दोनों विजातीय आवेश एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी r दूरी पर हैं। नहीं समझ में आया, देखो आप क्या करो, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू आवेश है और जस्ट यहाँ पे क्या मान लो, माइनस क्यू आवेश है। तो क्या मैंने बताया, जब दो समान परिमाण के, परिमाण इसका भी क्या है,
Q, इसका भी परिमाण Q है। तो दो समान परिमाण के विजातीय, विजातीय का मतलब अलग अलग जात का, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। तो जब दो समान परिमाण के, ये Q है तो ये भी Q रहेगा, विजातीय मतलब ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो जब समान परिमाण के दो विजातीय बिंदु आवेश अगर एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर रखे जाते हैं, थोड़ी सी दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो ये जो निकाय बना, ये जो व्यवस्था दिखाई दे रहा है, जो निकाय दिखाई दे रहा है आपको, उसी निकाय को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? 2 मार्क्स में सवाल पूछेंगे, ये लिखना है और आपको फिगर बना देना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। 2 नंबर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बच्चे लोग। तो आइए देखिए, विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक आवेश और किसी एक आवेश का परिमाण यहां पर लिख देना है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के, और दोनों आवेशों के, आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है, यह एक सदिश राशि है और इसे P से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, P इक्वल टू Q गुना 2L, P इक्वल टू Q गुना 2L, ठीक है। चलिए, अगर बात रहा इसका एसआई मात्रक लिखने की, एसआई मात्रक क्या लिखेंगे तो बोल दीजिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम होगा और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होगा। तो ये क्या हो गया? कूलम मीटर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक बच्चे लोग, ठीक है। तो चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर है क्या, समझते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है, ये पे प्लस क्यू आवेश दिया गया है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, और ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र होता है। तो अगर ये दूरी को मान लिया जाए L और यहां से ये दूरी को मान लिया जाए L, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कोई भी एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, तो देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगा? L और L क्या होगा? 2L। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? फिर से, किसी विद्युत द्विध्रुव के कोई भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि होती है बच्चे और इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है, ठीक है। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इसका एक अन्य मात्रक डेबाई भी होता है, डेबाई भी होता है। और एक कूलम्ब मीटर बराबर, इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लीजिएगा, एक कूलम्ब मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई होता है, ठीक है। याद रखेंगे ये बातें। तो चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण खत्म हो गया, बच्चे से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा आप लोग के लिए और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने तैयारी को करते रहें और अपने एग्ज़ाम में काफ़ी बेस्ट मार्क्स, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उठाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।